फिल्म की शुरुआत एक स्कूल में चल रहे बास्केटबॉल मैच से होती है। तभी हॉर्स नाम के खिलाड़ी की नजर दर्शकों के बीच खड़ी एक जलती हुई काली परछाई पर पड़ती है। उसे देखकर वो घबरा जाता है, मगर खुद को संभालते हुए दोबारा खेल पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। डीन गेंद हॉर्स को पास करता है और हॉर्स उसे हवा में उछाल देता है। गेंद सीधे बास्केट की तरफ बढ़ती है। उसी समय हॉर्स देखता है कि वही जलती हुई काली परछाई बास्केट के नीचे खड़ी है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। दूसरी ओर गेंद बिल्कुल सही निशाने पर जाकर बास्केट में गिर जाती है। जैसे ही वो परछाई उसके करीब पहुंचने वाली होती है, पूरे स्टेडियम में जीत की खुशी में जोरदार शोर मच जाता है। डर के मारे हॉर्स तुरंत लॉकर रूम की तरफ भागता है। अंदर पहुंचते ही वो कांपते हुए अपना लॉकर खोलने लगता है। उसके पूरे शरीर में डर की वजह से सिहरन दौड़ रही होती है। वो लॉकर से कोई चीज निकालता है और उसे नष्ट करने का फैसला करता है। उसी वक्त उसे उस परछाई के भारी कदमों की आवाज अपनी तरफ आती सुनाई देती है। उसके पहुंचने से पहले ही वो उस चीज को एक वजनदार प्लेट से तोड़ देता है। फिर वो बड़बड़ाता है कि अब वो खत्म हो चुकी है और जोर से चिल्लाता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। डरते डरते वो आगे बढ़कर देखने की कोशिश करता है कि क्या परछाई सच में गायब हो गई है। तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अंदर वो परछाई नहीं बल्कि उसके साथी खिलाड़ी आते हैं जो जीत का जश्न मना रहे होते हैं। इसके बाद हॉर्स नहाते हुए दिखाई देता है और उसे लगता है कि आखिरकार वो परछाई उसका पीछा छोड़ चुकी है। अचानक उसे अपनी पीठ से काला पानी निकलता हुआ नजर आता है। वो तुरंत शॉवर बंद कर देता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसके सामने वही जलती हुई परछाई खड़ी होती है। वो अपना हाथ उसके मुंह के अंदर घुसा देती है और अगले ही पल हॉर्स का पूरा शरीर आग की लपटों में गिर जाता है। उसके साथी खिलाड़ी बाथरूम में दौड़कर आते हैं और अपने सामने हॉर्स को जिंदा जलता देखकर दहशत में आ जाते हैं। इसके बाद कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। अब हमारी मुलाकात क्रिस नाम की एक लड़की से होती है जो हाल ही में अपने कजिन रील के घर रहने आई है। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर स्केच बना रही होती है। तभी रेल उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और कहता है कि उसे तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि आज उसे अपने नए स्कूल जाना है। जब दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो क्रिस को पता चलता है कि उसे हॉर्स का पुराना लॉकर मिला है जिस पर अब भी उसका नाम लिखा हुआ है। क्रिस पूछती है कि हॉर्स कौन था, तो रियल बताता है कि उसका असली नाम मेसन रेमोर था और हॉर्स उसका निकनेम था। तभी डीन गुस्से में वहां आता है और क्रिस से कहता है कि वो उस लॉकर का इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसी दौरान ग्रेस भी वहां पहुंचती है और रियल से क्रिस के बारे में पूछती है। रियल बताता है कि क्रिस उसकी कजिन है। डीन फिर क्रिस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने सुना है वो अपने पिता को मारने के बाद ड्रग रिहैब से बाहर आई है। तभी एली बीच में आकर डीन से बकवास बंद करने को कहती है, लेकिन वो फिर भी क्रिस का मजाक उड़ाता रहता है। अचानक क्रिस जोरदार लात मारकर डीन को गिरा देती है। उसी समय उनके टीचर मिस्टर क्रेवन वहां आ जाते हैं और क्रिस, डीन, रेल और ग्रेस को डिटेंशन दे देते हैं। एली क्रिस का साथ देते हुए कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर क्रेवन उसे भी डिटेंशन में भेज देते हैं। बाद में एली क्रिस से माफी मांगने की कोशिश करती है और कहती है कि बाकी लोगों की तरफ से वो शर्मिंदा है, लेकिन क्रिस ठंडे अंदाज में जवाब देती है कि उसे किसी की मदद या एहसान की जरूरत नहीं है। इसके बाद एली वहां से चली जाती है। लॉकर के पास खड़ी क्रिस को वही अजीब चीज मिलती है जिसे हॉर्स ने पहले तोड़ दिया था। वो उसे खोलती है और उसके अंदर एक खोपड़ी के आकार की रहस्यमयी चीज देखती है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वो किसी सीटी जैसी लग रही है। क्रिस उसे बजाने ही वाली होती है कि तभी स्कूल की घंटी बज जाती है, इसलिए वो रुक जाती है और उस चीज को अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद पांचों लोग मिस्टर क्रेवन की डिटेंशन क्लास में पहुंचते हैं। इसी दौरान क्रिस के बैग से वो सीटी जैसी चीज गलती से निकलकर डेस्क पर गिर जाती है। क्रिस बताती है कि उसे वो अपने लॉकर में मिली थी। मिस्टर क्रेवन उसे उठाकर ध्यान से देखने लगते हैं। जब वो उसे और करीब से देखते हैं तो उस पर कुछ शब्द खुदे हुए नजर आते हैं। वो उन्हें पढ़ते हैं। ग्रेस उन शब्दों का मतलब बताती है और कहती है
कि उनका अर्थ है मरे हुओं को बुलाना। क्रिस उस चीज को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर क्रेवन उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि ये स्कूल की संपत्ति पर मिली है, इसलिए अब वो इसे अपने पास रखेंगे। इसके बाद वो डिटेंशन खत्म कर देते हैं और सजा के तौर पर उन सबको एक प्रोजेक्ट दे देते हैं। बाद में एली सुझाव देती है कि शाम को सब लोग ग्रेस के घर मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करें। उधर क्लासरूम में मिस्टर क्रेवन इंटरनेट पर ऐसी ही चीजों के बारे में खोजबीन कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस तरह की चीजें बहुत ऊंची कीमत पर बिक सकती हैं। उसकी असली कीमत जानने के लिए वो तय करते हैं कि पहले जांचा जाए कि वो सही से काम भी करती है या नहीं। जैसे ही वो उस सीटी में फूंक मारते हैं, क्लासरूम के दरवाजे का कांच अचानक छटक जाता है। ये देखकर वो चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो रहस्यमयी चीज सचमुच काम करती है। दूसरी तरफ रील को याद आता है कि उसकी किताब क्लासरूम में ही रह गई है। वो जल्दी से उसे लेने वापस जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि मिस्टर क्रेवन क्लासरूम से निकलकर वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं। रेल अंदर जाकर अपनी किताब उठाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर मिस्टर क्रेवन के लैपटॉप पर पड़ती है। स्क्रीन पर उस रहस्यमयी चीज की बेहद ऊंची बिक्री कीमत देखकर वो हैरान रह जाता है। स्कूल के बाहर एक लड़का क्रिस के पास आता है और उससे बात करने लगता है। वो अपना नाम नोआ बताता है और कहता है कि वो एक युवा पादरी है। क्रिस उसे बताती है कि उसे धर्म में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन नोआ फिर भी उसे कभी अपने चर्च आने का निमंत्रण देता है। हालांकि अगले ही पल वो क्रिस को नशे की चीजें बेचने की कोशिश करने लगता है। उसी समय रील बीच में आ जाता है, लेकिन नोआ आसानी से उसे काबू कर लेता है। वो रेल को धमकी देता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रेल क्रिस को बताता है कि इस शहर के माता पिता नोआ को बहुत सम्मान देते हैं और अपने बच्चों को उसके चर्च भेजते हैं, लेकिन असलियत में वो उन्हें नशे की चीजें बेचता है और उसकी वजह से एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद दृश्य फिर मिस्टर क्रेवन की तरफ जाता है, जो एक शानदार छुट्टी की बुकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वो रहस्यमयी चीज गायब है। वो घबराकर उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलती। दूसरी ओर सभी लोग प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ग्रेस के घर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी रील सबको वो रहस्यमयी चीज दिखाता है, जिसे उसने चुपके से मिस्टर क्रेवन की डेस्क से चुरा लिया था। उधर स्कूल में मिस्टर क्रेवन को गलियारे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो जांच करने के लिए क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और सफाई कर्मचारी चार्ली को आवाज लगाते हैं। उसी समय उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, जो अस्पताल के कपड़े पहने हुए गलियारे में बिल्कुल स्थिर खड़ा होता है। मिस्टर क्रेवन उसे चेतावनी देते हैं कि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को बुला लिया है और स्कूल बंद हो चुका है। वो आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक चार्ली मिस्टर क्रेवन के पीछे आ जाता है, जिससे वो बुरी तरह चौंक जाते हैं। जब वो दोबारा सामने देखते हैं तो वो रहस्यमयी आदमी गायब हो चुका होता है। मिस्टर क्रेवन वापस अपने क्लासरूम में लौट आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस होता है कि सांस लेते समय उनके मुंह से धुआं निकल रहा है। अचानक वही डरावना आदमी उनके सामने प्रकट हो जाता है, जिसके मुंह से खून टपक रहा होता है। वो अपना हाथ मिस्टर क्रेवन के पेट के अंदर घुसा देता है और उनकी किडनी को जोर से दबाने लगता है। अगले ही पल मिस्टर क्रेवन के सिर के बाल और दाढ़ी झड़ जाते हैं। उनके मुंह से खून बहने लगता है और उनका चेहरा धीरे धीरे उसी भयानक प्राणी जैसा दिखने लगता है। कुछ ही क्षण बाद वो जमीन पर गिर पड़ते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद दृश्य फिर ग्रेस के घर पर पहुंचता है, जहां उसका छोटा भाई टिमी बालकनी से उन सबको देख रहा होता है। ग्रेस उसे वापस अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। फिर वो उस रहस्यमयी चीज को देखकर उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वो बहुत खूबसूरत लगती है। डीन उसे उस सीटी में फूंक मारने के लिए उकसाता है, लेकिन क्रिस फैसला करती है कि अब उसे वहां से निकल जाना चाहिए। एली उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर तभी ग्रेस उस रहस्यमयी सीटी में फूंक मार देती है। तुरंत एक बेहद तेज और कान फाड़ देने वाली आवाज
पूरे घर में गूंज उठती है। सब लोग अपने कान ढक लेते हैं। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो क्रिस वहां से चली जाती है। एली उसके पीछे बाहर आती है और उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल में आने का निमंत्रण देती है। वो समझाती है कि शायद ये आखिरी मौका हो जब सब लोग इस तरह एक साथ हों, क्योंकि जल्द ही हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। तभी रील भी बाहर आ जाता है। एली क्रिस से कहती है कि फेस्टिवल के बारे में उसे मैसेज जरूर करना। इसके बाद एली वहां से चली जाती है। उस रात क्रिस एली को मैसेज भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार अपना संदेश मिटाकर दोबारा लिखती रहती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। आखिरकार वो लिखती है कि उसे कहीं भी जाने से डर लगता है और उसे डर है कि वो अपनी जिंदगी फिर से खराब कर सकती है। फिर भी वो एली को बेहतर तरीके से जानना चाहती है। वो ये भी लिखती है कि पूरे साल में एली की मुस्कान सबसे अच्छी चीज है जो उसने देखी है। उसी समय क्रिस खिड़की से बाहर देखती है। उसे अपने घर के सामने पेड़ की एक शाखा पर कोई खड़ा दिखाई देता है। हैरानी की बात ये होती है कि वो शख्स बिल्कुल क्रिस जैसा दिख रहा होता है। तभी अचानक रील उसके कमरे में आ जाता है, जिससे क्रिस बुरी तरह चौंक जाती है। क्रिस उसे बताती है कि अभी कोई पेड़ पर खड़ा था, लेकिन जब दोनों दोबारा बाहर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। गलती से क्रिस वही लंबा संदेश एली को भेज देती है। कुछ ही देर बाद एली की तरफ से सकारात्मक जवाब आता है। क्रिस शर्मिंदगी महसूस करती है और रील को पूरा मैसेज दिखाती है। उधर ग्रेस स्विमिंग पूल के पास बैठी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। एक धीमी फुसफुसाहट उसका नाम पुकारती है। ग्रेस सोचती है कि शायद उसका छोटा भाई टिमी उसे बुला रहा है। वो पूल से बाहर निकलती है। फिर उसे वही फुसफुसाहट दोबारा सुनाई देती है। वो सावधानी से आगे बढ़ती है। अचानक उसके पीछे से कोई आवाज आती है। जैसे ही वो मुड़कर देखती है, कोई चीज तेजी से उसके पीछे से रेंगती हुई निकल जाती है। फिर उसकी नजर फर्नीचर के पीछे छिपे किसी व्यक्ति पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद डीन उसे डराने की कोशिश कर रहा है। घबराते हुए वो फर्नीचर की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब पीछे झांक कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक कोई उसे छू लेता है। ग्रेस चीख पड़ती है और तुरंत पीछे मुड़ती है। वहाँ थोड़ी दूरी पर टिमी खड़ा होता है। वो बताता है कि उनकी माँ उसे अंदर बुला रही है। इस पूरी घटना से ग्रेस बुरी तरह डर जाती है। अगली सुबह स्कूल में मिस्टर क्रेवन की मौत पर शोक सभा रखी जाती है। ग्रेस क्रिस और रेल को बताती है कि पिछली रात मिस्टर क्रेवन की मौत हो गई थी। एली कहती है कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर था। सभा के दौरान एली की नजर अपने सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है। अचानक उस लड़की का सिर कांपने लगता है और हड्डियों के चटकने जैसी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। धीरे धीरे वो अपना सिर पीछे की ओर मोड़ती है। फिर उसका चेहरा बदलकर एली जैसा दिखने लगता है। इसके बाद वो धीरे से एली का नाम फुसफुसाती है। उसी समय ग्रेस कंकाल वाली सीटी वापस क्रिस को लौटा देती है। जब एली दोबारा सामने देखती है तो वो रहस्यमयी लड़की गायब हो चुकी होती है। इसके बाद क्रिस फैसला करती है कि उसे वो रहस्यमयी चीज मेसन के परिवार को लौटा देनी चाहिए। एली उसकी बात से सहमत हो जाती है और उसके साथ चलने की पेशकश करती है। फिर दोनों मेसन के घर पहुंचती हैं। वहां पहुंचकर क्रिस दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि दरवाजा पहले से खुला हुआ है। दोनों अंदर चली जाती हैं और आवाज लगाकर पूछती हैं कि घर में कोई है या नहीं। तभी क्रिस को एक कमरे से कोई आवाज सुनाई देती है। वो अंदर झांक कर देखती है और पाती है कि कमरा तरह तरह की पुरानी और कीमती चीजों से भरा हुआ है। उसी समय मेसन की दादी आईवी सीढ़ियों से नीचे आती हैं। वो बताती हैं कि बैंक जल्द ही उनका घर अपने कब्जे में लेने वाला है। इसके बाद वो क्रिस और एली को उस कमरे में ले जाती हैं, जहां पुरानी दुर्लभ चीजों का बड़ा संग्रह रखा हुआ होता है। आईवी बताती हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया भर में घूमकर ऐसी दुर्लभ चीजें इकट्ठा की हैं। वो कहती हैं कि हर संस्कृति, धर्म और सोच का मौत के बारे में अपना अलग विश्वास होता है। जब क्रिस पूछती है कि क्या ये कंकाल वाली सीटी भी उनके संग्रह का हिस्सा है और बताती है कि उसे ये मेसन के लॉकर में मिली थी, तो आईवी जवाब देती हैं
कि क्रिस ने इस चीज को नहीं ढूंढा, बल्कि इस चीज ने क्रिस को ढूंढा है, ठीक वैसे ही जैसे इसने पहले उनके पोते को ढूंढा था और कभी उन्हें भी। फिर आइवी बताती हैं कि कई साल पहले उन्हें ये चीज ग्वाटेमाला की एक पिछली गली के बाजार में मिली थी। उनके मुताबिक इस चीज ने उनकी बेटी और उनके पोते की जान ले ली थी और आगे भी ये कई लोगों की जान लेने वाली है। जब क्रिस पूछती है कि आखिर ये चीज है क्या, तो आइवी इसे इंचोका कहती हैं। क्रिस बताती है कि उनकी रिसर्च के अनुसार इसका मतलब मरे हुओं को बुलाना है, लेकिन आइवी उसे सुधारते हुए कहती हैं कि इसका असली मतलब अपनी मौत को बुलाना है। वो समझाती हैं कि जिस दिन किसी इंसान का जन्म होता है, उसी दिन दुनिया में कहीं ना कहीं उसकी मौत का भी जन्म हो जाता है। उस पल से वो मौत उसे ढूंढना शुरू कर देती है। अगर किसी व्यक्ति की मौत 90 साल की उम्र में होनी है, तो उसे ढूंढने में 90 साल लगेंगे। अगर उसकी मौत 30 साल की उम्र में लिखी है, तो वो 30 साल में उसे ढूंढ लेगी। लेकिन अगर कोई सीटी की चीख जैसी आवाज सुन ले, तो सब कुछ बदल जाता है। फिर उसकी मौत उसे बहुत जल्दी ढूंढ लेती है। क्रिस पूछती है कि मौत कैसी दिखती है। आइवी जवाब देती है कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती है। तुम उसी रूप में बदल जाते हो जैसे अपनी आखिरी सांस के समय दिखने वाले थे। इसके बाद आइवी वो सीटी वापस क्रिस को दे देती है और कहती हैं कि ये कभी उनकी थी ही नहीं। क्रिस पूछती है कि अगर वो मरना ही न चाहे तो। आइवी ठंडे स्वर में जवाब देती है कि फिर तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। घर से बाहर निकलने के बाद एली कहती है कि शायद आइवी किसी बीमारी से जूझ रही है और दवाइयां ले रही हैं। क्रिस भी उसकी बात से सहमत हो जाती है, लेकिन फिर पूछती है कि क्या संभव है कि मिस्टर क्रेवन ने भी मेसन की तरह इस सीटी का इस्तेमाल किया हो। एली कहती है कि ऐसा हो सकता है। वो बताती है कि जिस अस्पताल में वो काम करती है, वहाँ शायद मिस्टर क्रेवन की मेडिकल फाइलें मौजूद हों। दोनों फैसला करती हैं कि उन्हें अस्पताल जाकर रिकॉर्ड देखने चाहिए। अस्पताल पहुंचकर वो रिकॉर्ड रूम में घुस जाती हैं और मेसन की फाइल ढूंढ लेती हैं। रिपोर्ट में लिखा होता है कि मेसन की पहचान उसके दांतों के रिकॉर्ड से की गई थी, क्योंकि उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था। तभी एक दूसरा डॉक्टर कमरे में आ जाता है, जिससे दोनों लड़कियों को छिपना पड़ता है। फाइल पढ़ते हुए क्रिस पूछती है कि मेसन की उम्र कितनी थी जब उसकी मौत हुई थी। एली बताती है कि वो 17 साल का था, लेकिन क्रिस रिपोर्ट की ओर इशारा करते हुए कहती है कि इसमें लिखा है कि उसका शरीर लगभग 40 के आखिरी वर्षों वाले व्यक्ति जैसा लग रहा था। ये सुनते ही दोनों को आइवी की बात याद आ जाती है कि इंसान उसी रूप में बदल जाता है जैसा वो अपनी आखिरी सांस के समय होता। एली को एहसास होता है कि मेसन की असली मौत तो 40 की उम्र के आखिरी हिस्से में होनी थी और मिस्टर क्रेवन की मौत भी भविष्य में कैंसर की वजह से होने वाली थी। अचानक दोनों लड़कियों को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उन्होंने भी उस सीटी की आवाज सुनी थी। उन्हें एहसास होता है कि अब वो सभी खतरे में हैं। इसलिए वो तुरंत बाकी लोगों को चेतावनी देने का फैसला करती हैं। इसके बाद दृश्य हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरफ बदल जाता है। रेल पूरी तरह तैयार होकर फेस्टिवल में पहुंचता है। वहां मौजूद लगभग सभी लोग भूतों जैसी पोशाकें पहने हुए होते हैं। तभी रेल देखता है कि ग्रेस नोआ से नशे की चीजें ले रही हैं। रेल उसके पास जाता है और आखिरकार अपने दिल की बात कह देता है। वो ग्रेस से अपने प्यार का इजहार कर देता है। ग्रेस बहुत नरमी से उसे मना कर देती है। वो कहती है कि रील एक अच्छा इंसान है और कोई दूसरी लड़की उसके साथ उससे कहीं ज्यादा खुश रहेगी। इसके बाद ग्रेस भागकर डीन के पास पहुंचती है और उसे गले लगा लेती है। वो डीन को चुनौती देती है कि वो भूल भुलैया के बीच में लगी घंटी तक पहुंचेगी और 2 मिनट के अंदर उसे बजा कर दिखाएगी। उधर एली और क्रिस भी फेस्टिवल में पहुंच जाती हैं। बाहर उनकी मुलाकात फिर से नोआ से होती है। नोआ एक बार फिर क्रिस को नशे की चीजें बेचने की कोशिश करता है। एली तुरंत उसे लात मार देती है। इसके जवाब में नोआ चाकू निकाल लेता है, लेकिन क्रिस फुर्ती से उसका चाकू छीन लेती है। वो नोआ को याद दिलाती है
कि उसके बेचे हुए नशे की वजह से एक बच्चे की मौत हो चुकी है। इसके बाद क्रिस उसी चाकू से उसकी नाक काट देती है और एली के साथ फेस्टिवल के अंदर भाग जाती है। भूल भुलैया के अंदर ग्रेस आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में भूतों की पोशाक पहने लोग अचानक सामने आकर उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेस लगातार बीच में लगी घंटी को ढूंढती रहती है। अचानक उसकी नजर अपने सामने खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ती है और फुसफुसाकर उसका नाम लेती है। ग्रेस डर कर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल वही बूढ़ी औरत फिर उसके सामने दिखाई देने लगती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। घबराकर ग्रेस डीन को फोन करती है। उसे लगातार कोई उसका नाम फुसफुसाता हुआ सुनाई देता रहता है। वो डीन को उस बूढ़ी औरत के बारे में बताती है, लेकिन डीन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। अचानक वो बूढ़ी औरत एक बार फिर ग्रेस के ठीक सामने आ खड़ी होती है। डर के मारे ग्रेस जमीन पर गिर पड़ती है, जबकि वो औरत उसकी तरफ रेंगते हुए बढ़ने लगती है। हिम्मत जुटाकर ग्रेस पास पड़ा एक फावड़ा उठा लेती है। तभी वो औरत ग्रेस की पीठ की तरफ इशारा करती है। जब ग्रेस पीछे मुड़कर देखती है तो अचानक उसे वही बूढ़ी औरत अपने पीछे खड़ी दिखाई देती है। घबराकर ग्रेस पूरी ताकत से फावड़ा उसकी तरफ घुमा देती है। वार लगते ही ग्रेस और वो औरत दोनों जमीन पर गिर जाती हैं। ग्रेस देखती है कि बूढ़ी औरत के सिर पर चोट लगी हुई है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि बिल्कुल वैसा ही घाव उसके अपने सिर पर भी उभर आया है। अचानक वो औरत मुस्कुराने लगती है। फिर वो एक बेहद डरावने और अस्वाभाविक तरीके से उठ खड़ी होती है और ग्रेस का पीछा करना शुरू कर देती है। ग्रेस जान बचाकर भागती है, लेकिन कुछ देर बाद भूल भुलैया के एक बंद रास्ते पर पहुंच जाती है। किस्मत से उसे वहां एक छोटा सा सुराख दिखाई देता है। वो तुरंत उसके अंदर घुसकर रेंगते हुए निकलने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वो बूढ़ी औरत भी उसके पीछे पीछे उसी सुराख में घुस आई है। ग्रेस तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो औरत उसका पैर पकड़ लेती है और उसे पीछे खींचने लगती है। इसके बाद वो अपनी उंगली ग्रेस के पैर में घुसा देती है, फिर अपना हाथ जबरदस्ती उसके मुंह के अंदर डाल देती है। अगले ही पल ग्रेस के शरीर का आधा हिस्सा बूढ़ा होने लगता है। किसी तरह ग्रेस खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। वो सुराख से बाहर निकलती है और उस घंटी तक पहुंच जाती है जो खेल खत्म होने का संकेत देती है। वो घंटी तक पहुंचने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी उसके पीछे से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। अचानक वो बूढ़ी औरत उसके ऊपर हवा में लटकी हुई दिखाई देती है। फिर वो ग्रेस की जीवन शक्ति खींचने लगती है। कुछ ही क्षणों में ग्रेस का पूरा शरीर उसी बूढ़ी औरत जैसा वृद्ध हो जाता है, क्योंकि भविष्य में उसकी मौत उसी उम्र में होने वाली थी। फिर भी ग्रेस आखिरी कोशिश करते हुए घंटी बजाने में सफल हो जाती है। उसी समय डीन वहां पहुंचता है। अपने सामने ग्रेस के बेहद बूढ़े और निर्जीव शरीर को लटका हुआ देखकर वो सन्न रह जाता है। बाद में स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट पर एली और क्रिस रेल और डीन को ग्रेस की मौत की सच्चाई बताती हैं, लेकिन डीन उनकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो ग्रेस नहीं थी, बल्कि कोई और था जो उसके जैसा भेष बनाकर आया था। क्रिस समझाती है कि वो सचमुच ग्रेस ही थी और उसकी किस्मत में बुढ़ापे से मरना लिखा था। एली आगे बताती है कि सीटी ग्रेस ने बजाई थी, लेकिन उसकी आवाज उन सब ने सुनी थी और उसी आवाज ने उन सभी की मौतों को उनकी तरफ बुला लिया है। ये सुनकर रील गुस्से में डीन को दोष देने लगता है। वो कहता है कि उसी ने ग्रेस को सीटी बजाने की चुनौती दी थी। डीन गुस्से में रील को मुक्का मार देता है। फिर वो कहता है कि उसे पता है रेल ग्रेस से प्यार करता था, लेकिन उसके जैसे लोगों की कभी कोई उम्मीद नहीं थी। ये बात रेल के दिल पर गहरी चोट करती है। वो वहाँ से भाग जाता है और कुछ देर बाद डीन भी वहाँ से चला जाता है। बाद में डीन नशे की हालत में अपने घर पहुँचता है और चुपके से अपने कमरे में घुस जाता है। जैसे ही वो लाइट ऑन करता है,
उसे शीशे में एक साया दिखाई देता है। उसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता है। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही डीन तेज रोशनी वाली दूसरी लाइट जला देता है तो वो साया गायब हो जाता है। उधर रील बारिश में अकेला बैठा होता है। एली क्रिस को बताती है कि रील बचपन से ही ग्रेस से प्यार करता था। क्रिस कहती है कि उन्हें इस श्राप को रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा, इसलिए दोनों फिर से आइवी के पास जाने का फैसला करती हैं। रास्ते में क्रिस अपनी पुरानी कहानी एली को बताती है। वो बताती है कि लगभग 1 साल पहले उसने नशे की बहुत ज्यादा मात्रा ले ली थी। उसके पिता ने उसे पाया और तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। क्रिस को लगता है कि उसके अपने फैसलों की वजह से उसके पिता की जान गई और वो इस बात को कभी बदल नहीं सकती। एली उसकी पूरी बात ध्यान से सुनती है और कहती है कि हर इंसान अपने अंदर किसी न किसी बोझ को लेकर जीता है। उधर रील अब भी बारिश में बैठा होता है। अचानक उसे लगता है कि बारिश का पानी खून में बदल गया है। फिर उसे अपनी मौत के डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं। वो खुद को उस स्टील मिल की विशाल मशीन के अंदर पिसता हुआ देखता है, जहां वो पार्ट टाइम काम करता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। अगले दिन क्रिस, एली और रेल फिर से आइवी से मिलने जाते हैं। अब आइवी की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है और साफ दिखाई देता है कि वो मौत के बहुत करीब है। क्रिस उन्हें बताती है कि श्राप पहले ही उनकी एक दोस्त की जान ले चुका है और पूछती है कि क्या इसे रोकने का कोई तरीका है। आइवी समझाती हैं कि मौत को रोका नहीं जा सकता, एक बार उसे बुला लिया जाए तो वो कभी पीछे नहीं हटती। हालांकि वो ये भी बताती हैं कि उसका रास्ता बदलने का एक तरीका जरूर है, अपनी मौत के बदले किसी और की जिंदगी दे दो। वो समझाती हैं कि जब मौत करीब आ जाए तो इंसान अपने खून से किसी दूसरे व्यक्ति को चिन्हित कर सकता है और उसे इन चोका के लिए बलि के रूप में पेश कर सकता है। ऐसा करने पर श्राप उस व्यक्ति को छोड़कर उसकी जगह उस बलि को अपना निशाना बना लेता है। उसी समय क्रिस को अचानक अपनी मौत दिखाई देती है। उसके पीछे एक डरावनी आकृति खड़ी होती है जिसकी बांह में एक सिरिंज धंसी हुई होती है। वो धीरे से क्रिस का नाम फुसफुसाती है और फिर गायब हो जाती है। इसके बाद आइवी कहती हैं कि मरना इंसान की पसंद नहीं होता, वो तो तय है, लेकिन कैसे जीना है ये इंसान के अपने हाथ में होता है। इतना कहने के बाद आइवी वहीं दम तोड़ देती है। बाद में रियल कहता है कि कम से कम अब उन्हें बचने का तरीका तो पता चल गया है, लेकिन एली साफ मना कर देती है। वो कहती है कि खुद को बचाने के लिए वो किसी दूसरे इंसान की जान नहीं ले सकती। तब क्रिस उन्हें बताती है कि उसने अभी अभी अपनी मौत देखी है। उस आकृति की बांह में सिरिंज लगी हुई थी, जिससे लगता है कि उसकी मौत नशे की अधिक मात्रा लेने से होने वाली थी। रील कहता है कि अब उन सभी ने अपनी अपनी मौत देख ली है। इसके बाद वो गुस्से में अपनी कार लेकर वहां से चला जाता है। दृश्य फिर डीन की तरफ जाता है। ग्रेस की मौत का सदमा अभी भी उस पर गहरा असर डाल रहा होता है। वो टीवी पर उसकी मौत से जुड़ी खबरें देख रहा होता है। अचानक उसकी नजर अपने कमरे के दरवाजे के हैंडल पर पड़ती है, जो धीरे धीरे हिलने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसके माता पिता आए हैं, इसलिए वो उठकर देखने जाता है। लेकिन दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और उसके पीछे से एक हाथ दिखाई देता है। डर कर डीन उस तरफ एक कुर्सी फेंक देता है। बाहर से उसके माता पिता पूछते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन डीन उन्हें अंदर आने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कि वो भयानक आकृति भी अंदर आ जाएगी। वो जल्दी जल्दी फर्नीचर खींचकर दरवाजे के सामने लगाने लगता है, जबकि उसके माता पिता लगातार दरवाजा खोलने की विनती करते रहते हैं। तभी अचानक उसकी मौत उसके पीछे प्रकट हो जाती है। डीन की किस्मत में एक भयानक दुर्घटना में मरना लिखा था। अब वो आकृति उसी मौत को उस पर थोपने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी हो। सबसे पहले उसकी टांग टूट जाती है, फिर उसकी उंगलियां टूटने लगती हैं। उसके बाद उसका एक हाथ बुरी तरह फट जाता है। धीरे धीरे उसके शरीर की लगभग सारी हड्डियां
चटकने और टूटने लगती हैं। आखिर में उसका चेहरा भी बुरी तरह कुचल जाता है। जब उसके माता पिता किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर दहशत में आ जाते हैं। कुछ ही पलों बाद डीन वहीं गिर पड़ता है। उधर एली और क्रिस रेल के कमरे में पहुंचती हैं और ये समझने की कोशिश करती हैं कि वो कहाँ गया होगा। थोड़ी देर बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो कहाँ हो सकता है। दृश्य अब नोआ के चर्च की तरफ बदलता है। रेल वहाँ पहुँचता है और हाथ में बंदूक लेकर अंदर चला जाता है। वो बंदूक नोआ पर तान देता है, लेकिन नोआ फुर्ती से उसे काबू कर लेता है और बंदूक उसी पर तान देता है। रेल हंसने लगता है और कहता है कि उसकी मौत इस तरह नहीं लिखी गई है। नोआ ट्रिगर दबाता है, लेकिन बंदूक नहीं चलती। इस मौके का फायदा उठाकर रेल उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद दृश्य स्टील मिल में पहुंचता है। वहां रेल ने नोआ को बांध रखा होता है। उसकी योजना अपनी मौत नोआ को सौंपने की होती है। रेल को नोआ की जेब में नशे की चीजें मिलती हैं। वो जबरदस्ती उसे वो नशा लेने पर मजबूर कर देता है। फिर रेल अपने हाथ पर कट लगाता है ताकि अपने खून से नोआ को चिन्हित कर सके। जैसे ही वो रस्म पूरी करने के लिए नोआ की तरफ बढ़ता है, तभी एली और क्रिस वहां पहुंच जाती हैं और उसे रोक देती हैं। रेल गुस्से में कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। उसके मुताबिक नोआ जैसा अपराधी जिंदा रहे और उनकी तरह निर्दोष लोग मर जाएं, ये किसी भी तरह न्याय नहीं है। रेल दोबारा नोआ की तरफ बढ़ने लगता है। वो अब भी अपनी योजना पूरी करने पर अड़ा होता है। जैसे ही वो अपने खून से नोआ को चिन्हित करने वाला होता है, क्रिस उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वो लोग कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं। रेल कुछ पल रुकता है, फिर मुड़कर कहता है कि एक न एक दिन हर इंसान को मरना ही पड़ता है। क्रिस जवाब देती है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है और यही बात उन्हें इस श्राप को हराने का तरीका भी देती है। जब रील पूछता है कि कैसे, तभी अचानक उसकी मौत उसके सामने प्रकट हो जाती है। वो डरावनी आकृति उसका हाथ पकड़ लेती है। अगले ही पल उसका शरीर ऐसे मुड़ने और दबने लगता है जैसे वो किसी विशाल मशीन के अंदर फंस गया हो। ये भयानक दृश्य देखकर नोआ बुरी तरह डर जाता है और वहीं गिर पड़ता है। एली और क्रिस पूरी कोशिश करती हैं कि रील को बचा लें, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसकी मौत ठीक इसी तरह होने वाली थी। उनकी आंखों के सामने रेल बेहद दर्दनाक तरीके से मर जाता है। उसकी मौत क्रिस को अंदर तक तोड़ देती है। इसके बाद एली और क्रिस वहां से बाहर भागती हैं। क्रिस कहती है कि उन्होंने मौत को बुलाया था और अब उससे भाग नहीं सकते, लेकिन वो ये भी कहती है कि मरना और हमेशा के लिए मरा रहना दोनों अलग बातें हैं। तभी उसके दिमाग में एक नई योजना आती है। उनका इरादा कुछ समय के लिए अपने दिल की धड़कन रोकने और फिर एक दूसरे को वापस जिंदा करने का होता है। इसके लिए वो इंसुलिन और बर्फ से भरे पानी का इस्तेमाल करके खुद को मारेंगे, फिर डिफिब्रिलेटर की मदद से एक दूसरे को वापस जीवित करेंगे। उनका मानना होता है कि अगर वो थोड़ी देर के लिए मरकर वापस लौट आई तो उनकी मौत पूरी मानी जाएगी और श्राप के पास उनसे लेने के लिए कुछ नहीं बचेगा। दोनों अपनी योजना के लिए पूरी तैयारी कर लेती हैं। शुरुआती योजना के अनुसार पहले एली को मरना था और फिर क्रिस उसे वापस जिंदा करती, लेकिन आखिरी समय पर एली फैसला बदल देती है। वो चाहती है कि पहले क्रिस ये प्रक्रिया करे क्योंकि वो हर कीमत पर क्रिस को बचाना चाहती है। एली क्रिस को इंसुलिन का इंजेक्शन देती है। क्रिस की मौत कमरे में दिखाई देती है और मुस्कुराने लगती है। एली क्रिस को बर्फ से भरे पानी के टब में डाल देती है। धीरे धीरे क्रिस को महसूस होने लगता है कि वो डूब रही है और जिंदगी उससे दूर होती जा रही है। कुछ देर बाद एली उसे बाहर निकालकर फर्श पर लिटा देती है। अब एली योजना के मुताबिक उसे वापस जिंदा करने की कोशिश शुरू करती है। उधर नोआ को होश आ जाता है। वो किसी तरह अपने बंधन खोल लेता है और बंदूक उठा लेता है। इसी बीच एली पूरी ताकत
से क्रिस को वापस लाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन क्रिस की मौत लगातार उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। एली बार बार CPR देती है और हार मानने से इनकार कर देती है। कुछ ही देर में एली को एहसास होता है कि उसकी अपनी मौत भी वहां पहुंच चुकी है। क्रिस की मौत लगातार उस पर हावी होने की कोशिश करती रहती है, जबकि एली उसे वापस लाने के लिए संघर्ष करती रहती है। तभी नोआ वहां पहुंच जाता है जहां एली और क्रिस मौजूद होती हैं। गुस्से में वो चिल्लाकर पूछता है कि वो लोग कौन सा शैतानी कर्मकांड कर रही हैं। इसके बाद वो एली पर गोली चला देता है। गोली लगने के बावजूद एली क्रिस को जिंदा करने की कोशिश नहीं छोड़ती। उधर क्रिस जिंदगी और मौत के बीच कहीं भटक रही होती है। तभी उसे एली की आवाज सुनाई देती है जो उसे वापस बुला रही होती है। क्रिस को एली के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। वो अपनी मौत के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ती है। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वो वापस जिंदगी में लौट आती है, लेकिन आंखें खुलते ही वो देखती है कि एली की मौत उसके पास बैठी हुई है और एली जमीन पर निश्चल पड़ी है। उसी समय नोआ वहां आता है। वो बेहद घबराया हुआ होता है, हाथ में बंदूक लिए बदला लेने के लिए तैयार। अचानक उसका हाथ एली के खून को छू जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, एली की मौत गायब हो जाती है और एली दोबारा जीवित हो उठती है। नोआ को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है। वो एली की आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि इसी दौरान उसने अपनी मौत को बुला लिया है। जब वो लड़कियों पर बंदूक तानता है, तभी उसकी मौत उसके सामने प्रकट हो जाती है। घबराकर नोआ उस पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोलियां किसी तरह उसी को लग जाती हैं। वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी मौत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती रहती है। डर के मारे नोआ चीखने लगता है। आखिरकार वो भयानक आकृति उसकी जान ले लेती है। फिल्म के अंत में एली और क्रिस दोनों जीवित बच जाती हैं। इसके बाद कहानी 3 महीने आगे बढ़ जाती है। क्रिस अपने स्कूल के गलियारे में चल रही होती है कि अचानक उसे अपनी मौत फिर से सामने खड़ी दिखाई देती है, लेकिन इस बार वो डरती नहीं है। वो आकृति धीरे धीरे गायब हो जाती है। अब क्रिस और एली दोनों हाथों में हाथ डाले साथ साथ चलते हुए दिखाई देती हैं। कुछ समय बाद हमारी मुलाकात एक नई छात्रा आशा से होती है, जिसने हाल ही में स्कूल में दाखिला लिया है। उसे एक लॉकर दिया जाता है, लेकिन जब वो लॉकर खोलती है तो उसके अंदर वही रहस्यमयी सीटी रखी हुई मिलती है जिसने पहले इतनी मौतें और तबाही मचाई थी। बाद में स्कूल की एक सभा आयोजित की जाती है। वहाँ प्रिंसिपल सभी छात्रों के सामने आशा का परिचय कराते हैं और घोषणा करते हैं कि वो वायलिन पर स्कूल का एंथम बजाएगी। पूरा स्कूल तालियां बजाकर उसका स्वागत करता है। वायलिन बजाने से पहले आशा अपनी जेब से वही रहस्यमयी सीटी निकालती है। जैसे ही क्रिस और एली उसे देखते हैं, दोनों घबराकर जोर से चिल्लाती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आशा सीटी में फूंक मार देती है। तुरंत वही कान फाड़ देने वाली डरावनी आवाज पूरे स्कूल में गूंज उठती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।